शुभ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात देश के गौरव की करेंगे, वंदे मातरम की करेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150 साल का होने जा रहा है, 150 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। ये उत्सव बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले गीत वंदे मातरम के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। समारोह के दौरान देश भर के लोग साथ मिलकर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन करेंगे, यानी सभी मिलकर एक साथ गाएंगे। आपको बता देते हैं कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ। इस गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर राष्ट्रीय चेतना को जगाया था। आज भी इस गाने को सुनकर दिल और दिमाग में देशभक्ति दौड़ने लगती है। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक पड़ाव का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय 7 नवंबर यानी आज से 7 नवंबर 2026 तक एक राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ कर रहा है। आज देश भर में वंदे मातरम की गूंज है। आज देश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गा रहा है। आज हर देशवासी के कंठ से वंदे मातरम की ध्वनि निकल रही है। वैसे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब भारत देश के हर नागरिक की जुबान पर वंदे मातरम शब्द ना हो, क्योंकि यह केवल भारत माता की वंदना भर नहीं है, बल्कि इससे देशभक्ति की सबसे पावन भावना भी जाहिर होती है। लेकिन आज का दिन इस मायने में खास है कि आज हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रख्यात बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। बंकिम चंद्र ने इसकी रचना अक्षय नवमी के पावन अवसर पर 7 नवंबर 1875 को की थी। सबसे पहले ये गीत बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1882 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। वंदे मातरम महज एक साहित्यिक रचना, किसी कवि की कविता या तुकबंदी से बुना हुआ आम गीत नहीं है, बल्कि यह वह खास तराना है जिसने भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया और देश में जन जागरण की धुन बन गया। इसका ऐसा असर हुआ कि यह गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की एकता की पहचान बन गया। इसकी रचना के पीछे की कहानी यह है कि 1874-75 के दरमियान अंग्रेजी शासन ने इंग्लैंड की महारानी के सम्मान वाले गीत गॉड सेव द क्वीन को हर कार्यक्रम में गाना अनिवार्य कर दिया था। इससे बंकिम चंद्र चटर्जी समेत कई देश प्रेमियों की भावना को ठेस पहुंची। इसके उत्तर में उन्होंने 1875 में वंदे मातरम शीर्षक से एक गीत की रचना की। इस गीत में भारत भूमि को माता कहकर संबोधित किया गया था। जल्द ही वंदे मातरम का जादुई असर पूरे देश में हुआ और यह गीत देश के कोने कोने में सबके लबों तक पहुंच गया। यह देशवासियों में मातृभूमि की शक्ति, समृद्धि और गौरव के एहसास का भाव जगाने वाला गीत बन गया। इस गीत ने उस वक्त पराधीन भारतवासियों के दिलों में एकता और स्वाभिमान की जागरूकता पैदा की। इसके साथ ही ये गीत देश के प्रति त्याग और समर्पण का भी प्रतीक बन गया। देश की भावनाओं को एक सुर में पिरोने वाला ये गीत आजादी की लड़ाई का तराना बन गया। बता दें कि 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। बताया जाता है कि इस गीत की धुन रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी और उन्होंने ही पहली बार इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये गीत
आजादी के उद्घोष के रूप में लोकप्रिय हुआ। लोग सड़कों पर वंदे मातरम गाकर ब्रिटिश शासन को चुनौती देने लगे। बंगाल में वंदे मातरम समाज बना, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियत भी शामिल हुए। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भीकाजी कामा ने जब पहली बार भारत का तिरंगा फहराया तो उस पर वंदे मातरम लिखा था। 1909 में इंग्लैंड में क्रांतिकारी मदनलाल धींगरा ने फांसी से पहले जो अंतिम शब्द कहे वह वंदे मातरम ही था। देश के स्वतंत्र होने पर 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। इस तरह 19वीं सदी के अंतिम दौर और 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद का नारा बन गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिखे जाने की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज से देश में साल भर के विशेष कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत करेंगे। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री आज एक स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में खास उत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में इस सिलसिले में खास कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान करके अपने राष्ट्रगीत का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि 1.5 सदी पुराने होने के बाद आज भी वंदे मातरम की धुन हर देशवासी के दिल में धड़कती है। मातृभूमि के प्रति गौरव, प्यार और इसकी रक्षा की भावना सबके मन में है, जिसे कायम रखने की प्रेरणा वंदे मातरम से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की भावनाओं को एक सुर में पिरोने और आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले इस गीत की रचना वर्षगांठ को यादगार बनाया जा रहा है। दरअसल झारखंड के रांची में बीजेपी नेताओं ने साथ मिलकर स्मरणोत्सव मनाया, जिसमें सभी ने साथ मिलकर वंदे मातरम गीत को गाया है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बंकिम चंद्र चटर्जी को इस ऐतिहासिक गौरवशाली गीत को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। ये 80-70 के दशक की बात है। बंकिम चंद्र चटर्जी उन दिनों सरकारी मुलाजिम थे, डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात थे। ब्रिटिश हुकूमत ने सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य कर दिया था। इससे बंकिम चंद्र चटर्जी इतने आहत हुए कि उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना कर डाली। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता को अपनी लेखनी से ऐसा नमन किया कि ये गीत हर भारतीय के दिल में बस गया और इसने आज़ादी की ऐसी अलग जगाई कि पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। 1905 में कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हुई, एक ऐसा समूह जो मातृभूमि की उपासना करता था, राष्ट्र प्रेम को ही अपना धर्म मानता था। ये वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरी निकालते थे। ये गीत गली गली आज़ादी की अलख जगा रहा था। इससे प्रेरणा लेकर 1906 में बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो के नेतृत्व में वंदे मातरम अखबार शुरू हुआ और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की एकता को नई आवाज़ मिली। फिर 1907 में वो ऐतिहासिक पल आया जब मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया और तब तिरंगे पर वंदे मातरम लिखा था, क्योंकि तब तक ये महान गीत भारत की आत्मा बन चुका था। एक ऐसा गीत जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, एक ऐसा गीत जो आज़ादी के मतवालों के उत्साह और शक्ति का प्रतीक बन गया था। आज पूरा देश इस ऐतिहासिक गौरवशाली गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज भी जब ये गीत सुनाई देता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, गीत नहीं, भारत की आन बान शान और गौरव का प्रतीक है।
अपनी 93वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए वायुसेना पूर्वोत्तर में भव्य हवाई प्रदर्शन करेगी। 9 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाला ये समारोह ऐतिहासिक होगा। इसमें राफेल, सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू जेट्स के साथ वायुसेना के करीब 75 विमान हिस्सा लेंगे। उससे पहले वायुसेना ने भव्य फ्लाई पास की झलक भी दिखाकर ये बता दिया है कि मेगा शो के लिए उसकी तैयारी पूरी है। कभी लड़ाकू विमानों की दहाड़, कभी विमानों का मंत्रमुग्ध कर देने वाला परफेक्ट फॉर्मेशन, तो कभी हेलीकॉप्टरों की कलाबाजी। असम के गुवाहाटी से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि 9 नवंबर के मेगा शो के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी कितनी शानदार और धारदार है। इस साल वायुसेना अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी के तहत 9 नवंबर को गुवाहाटी में मुख्य समारोह होगा, जिसमें वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। ब्रह्मपुत्र नदी के लाचित घाट पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई, राफेल, तेजस और मिराज सहित कुल 75 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए ये गर्व का क्षण होगा। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाचित घाट पर होने वाले मेगा एयर शो में वायु वीरों का पराक्रम देखने के लिए मौजूद रहेंगे। मुख्य समारोह से पहले वायुसेना ने तैयारियों को परखा और भव्य फ्लाई पास की झलक दिखाई। इसमें दर्शकों ने तेजस और राफेल लड़ाकू विमानों के साथ सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर के हैरत अंगेज करतबों को देखा। आज का शो बहुत अच्छा था। हमने बहुत ऐसा कुछ देखा जो हमने पहले नहीं देखा था। हमें अच्छा खाने को भी मिला। धूप बहुत तेज था, फिर भी शो अच्छा था, इसलिए बहुत मजा आया। पहली बार हम लोगों ने एयर शो देखा और सारे बच्चे जो भी हमारे साथ में आते काफी एंजॉय किया। और यहाँ तक कि हमारे कई बच्चे ने मन में ही कहा कि मैं भी फ्यूचर में एयरफोर्स को ज्वाइन करूंगा। और इस सभी चीजों को देखने के बाद बच्चे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। आज हमें यहाँ बुलाया गया है ये एक बड़ा प्रोग्राम के लिए, वो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए। एंड ये देख के बहुत अच्छा लगा। हमें एक चांस मिला हमें देखने के लिए। बहुत वो होता है, बहुत बड़ा ही चांस मिला हमें देखने के लिए। सो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एंड कुछ सीखने को भी मिला, देख के अच्छा लगा। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार वायुसेना इस तरह का बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जो वायुसेना दिवस समारोह का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद एयर पावर दिखाने के साथ पूर्वोत्तर के युवाओं को सेना में करियर अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। 8 अक्टूबर को वायुसेना के स्थापना दिवस का मुख्य समारोह गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हो चुका है। यह पहला अवसर है जब वायुसेना दिवस समारोह को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। हिंडन की जगह इस बार गुवाहाटी में एयर डिस्प्ले आयोजित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सेना के तीनों अंगों और अर्धसैनिक बलों को अपने वार्षिक समारोह देश के अन्य हिस्सों में भी मनाने चाहिए, ताकि सभी लोग इनसे जुड़ पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। गुड न्यूज ये है कि नासा इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार आज से ऑपरेशन हो रहा है। ये अब तक का सबसे महंगा ऐसा उपग्रह है जो हर 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की ज्यादातर जमीन और बर्फ से ढकी सतहों की निगरानी कर सकता है। 2400 किलोग्राम वजनी निसार सैटेलाइट को 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। तो देखिए, आज लड़कियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लगातार बढ़ने से ये जरूरी हो गया है कि लड़कियां सेल्फ डिफेंस के गुण सीख लें, क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और शारीरिक और मानसिक शक्ति देता है और इससे वो खतरों को भी पहचान सकती हैं। यही वजह है कि श्रीनगर की लड़कियों में इन दिनों इंडोर मार्शल आर्ट गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। वो ना सिर्फ मेडल जीत रही हैं बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी इसे सीख रही हैं। श्रीनगर की
की लड़कियों में सेल्फ डिफेंस का ये तरीका तेजी से पॉपुलर हो रहा है। यूँ तो ये एक तरह का मार्शल आर्ट है जिसकी गिनती इंडोर गेम्स में होती है, पर लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का बड़ा जरिया बन गया है। नाम है पेंचक सिलाट। दूसरे मार्शल आर्ट्स की तरह इसमें भी प्रतिद्वंदी को हराने और गिराने के लिए पंच और किक का इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें चेहरे पर वार नहीं किया जाता। यही वजह है कि इस इंडोर गेम के लिए लड़कियां बड़ी तादाद में आगे आ रही हैं। इसमें जो अटैक होता है वो अपर एक्सट्रीमिटीज पे नहीं होता है, इसमें फेस अटैक अलाउड नहीं है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है जो चीज़ फीमेल्स को इस गेम के लिए अट्रैक्ट कर रही है। तो सेल्फ डिफेंस के पर्पस से लेके और एक कॉन्फिडेंस लेवल, और जो पेरेंट्स का ये होता है कि वो बच्चों को भेजते हैं, लड़कियों को मोस्टली भेजते हैं कि सेल्फ डिफेंस के पर्पस से, लेकिन एक जब स्पोर्ट्स में मेडल आने शुरू हो जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक जो यूथ है हमारा वो भी एक अच्छे रास्ते की तरफ वो करता है। फेस अटैक नहीं है, ग्रोइन अटैक नहीं है, जो भी हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ रहती है, लाइक ये जो 2 अटैक्स है, फेस खराब हो जाता है वो चीज़, तो वो सब नहीं है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी पेंचक सिलाट, और मुझे अब खुद 10 साल होने वाले हैं इसमें, तो आई विल प्रेफर पेंचक सिलाट। ताकत, फुर्ती और तकनीक वाले पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट गेम में आम खेलों की तुलना में ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। फिर भी कश्मीरी लड़कियों के बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने से इस खेल से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूव हो रहा है अमंग द फीमेल, सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये कंप्लीट मार्शल आर्ट है। इसमें हर एक टेक्निक, हर एक किक, हर एक पंच जो भी दुनिया में होते हैं वो यूज़ होते हैं, और ये हम इसे कहते हैं कि प्रॉपर मार्शल आर्ट। असल में तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस मार्शल आर्ट की शुरुआत इंडोनेशिया से हुई है। ये बेहद व्यवहारिक मार्शल आर्ट है। इसमें हाथ पैर से प्रहार और हथियारों के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग होती है। इसमें आत्मरक्षा और आक्रमण दोनों पर जोर दिया जाता है। 2023 में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में पेंचक सिलाट को भी जोड़ा गया था। भारत में तभी से इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देश में पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट गेम का आयोजन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर की लड़कियां मेडल जीत रही हैं, बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी इसे ही चुन रही हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के स्वदेशी मार्शल आर्ट गेम पेंचक सिलाट को यूनेस्को ने दिसंबर 2019 में सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं ठंड और बर्फबारी की। दिल्ली में ठंड की दस्तक हो गई है। आलम यह है कि सुबह और रात के वक्त अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। असल में दिल्ली में ठंड की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंडी हवाएं दिल्ली की रातों को सर्द बना रही हैं। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हुई और तापमान भी गिरा है। ऐसा ही आलम उत्तराखंड में भी है। वहां के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ। अब वहां हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। माना जा रहा है कि अगर पहाड़ों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहा तो मैदानों में ठंड और बढ़ सकती है। दिल्ली और एनसीआर प्रदूषण से बचने के लिए राहत की बारिश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से 1 हफ्ते बारिश की कोई संभावना नहीं। ऐसे में प्रदूषण से खुद की सुरक्षा कैसे की जाए, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं एंटी स्मोक गन से प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, तो कहीं एमसीडी के टैंकर से पानी का छिड़काव कर हवा को साफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजधानी को प्रदूषण से निजात के लिए अब भी राहत की बारिश का इंतजार है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी ने दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बारिश की उम्मीद तो जगाई थी, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक ये इंतजार अभी और लंबा होगा। प्रदूषण की मार अभी और झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस न होने की वजह से अगले 1 हफ्ता न तो बारिश के आसार हैं और न ही हवा की रफ्तार में तेजी की उम्मीद है, जिससे सांसों पर छाया संकट दूर हो सके। जो लगातार बर्फबारी हो रही है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तापमान जो है वो लगातार बढ़ेंगे। देखिए, पिछले 2 दिनों में वेस्टर्न हिमालय रीजन में रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी रही, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में। सच को इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, लाइट टू मॉडरेट ही रेनफॉल था और हाई रीचेस में स्नोफॉल हुआ। इसके साथ ही जैसे अभी WD निकल चुका है, आने वाले 6 से 7 दिन कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिसके प्रभाव से जहाँ कोई एक्टिविटी हो। तो ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन,
जहाँ प्लेन्स में कोई रेनफॉल एक्टिविटी का हम अनुमान लगा नहीं रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी एक हफ्ते तक हवा की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर ही रहेगी और सुबह और रात का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी अगले 6 से 7 दिन ठंड के बढ़ने के आसार नहीं है। ऐसे हालात में दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण से बचने की, क्योंकि हवा की गुणवत्ता अभी खराब और बहुत खराब श्रेणी के बीच बनी हुई है। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है और ऐसे में आप हर एक सांस के साथ अपने शरीर में प्रदूषण भी खींच रहे। लेकिन सवाल ये, ऐसे समय में क्या कुछ सावधानियां या ठोस कदम उठाए जाए जो इस वक्त हमें सुरक्षित रख सकते हैं? तो डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है सावधानी और समझदारी। सुबह और शाम के समय तापमान कम होता है, जिसकी वजह से हवा में धुआं ज़्यादा होता है। तो जितने भी लोग जो सुबह के समय एक्सरसाइज करना या वॉक पर जाना पसंद करते हैं वो उससे बचे। मास्क हर समय लगाए, क्योंकि N95 जो मास्क है वो 95% आपको बचाता है। तो N95 मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जितना हो सके घर पे रहे और अनवांटेड एक्सपोजर से आप बचें। प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ती है, साथ ही वे मरीज जिन्हें पुरानी बीमारियां हैं। इसलिए जब तक हवा के हालात नहीं सुधरते हैं, घर से अनावश्यक न निकले और अगर निकलना जरूरी हो तो मास्क लगाकर ही निकले। बहुत से लोग N95 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा मास्क बेटर है? क्या मास्क पहनकर वॉक करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, N95 ऑब्वियसली बेस्ट होता है क्योंकि वो 95% पार्टिकुलेट मैटर को रोक लेता है। लेकिन N95 के साथ कुछ लोगों को घुटन महसूस होती है, बिल्कुल टाइटली स्नग्ड होता है। तो आप चाहे N95 यूज़ करें या जो ट्रिपल फिल्टर मास्क होता है, जो ब्लू कलर का नॉर्मली मास्क चलता है, बहुत चीप होता है, वो कोई भी यूज़ करें। सबसे ज़रूरी है हम उसको प्रॉपर टेक्निक से यूज़ करें, हम उसको प्रॉपरली क्लिप करें अपनी नाक के ऊपर। और मास्क लगा के रनिंग करना हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि ना किया जाए, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन सप्लाई उतनी हो नहीं पाती जितनी बॉडी को ज़रूरत है। चक्कर खा के गिरने का रिस्क होता है। ऐसे मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। शरीर बीमारियों से दूर रहता है, साथ ही शरीर को पर्याप्त नमी मिलती है, तो इससे भी सेहत अच्छी रहती है। ऐसे में पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, हर्बल टी और जूस पीते रहना चाहिए। खान पान में किस तरीके का बदलाव करें कि थोड़ी सी हमारी बॉडी को उस तरीके की एनर्जी मिले, हम बचाव हम अपना कर सके? देखिए, एक तो खूब पानी पिए। पानी अपने आप में बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम होता है, खूब पानी पिए। उसके अलावा फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो आपको पोल्यूशन भी किया, वायरसेस से लड़ने में भी क्षमता बढ़ाता है। बाकी जो नॉर्मल डाइट है वो आप लीजिए। खाने में मनाही किस चीज़ की नहीं है, बट फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। आने वाले दिनों में जब सर्दी बढ़ेगी, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ेगा और शरीर की इम्यूनिटी पर भी इसका असर पड़ेगा। लिहाजा ऐसे हालात में प्रदूषण से बचाव और पोषक खान पान से खुद को दुरुस्त रखना बेहतर होगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं श्वेरी सिंह से, जिन्होंने अपने बुलंद हौसले और जुनून से हाल ही में मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। फिलीपींस के मनीला शहर में 48वीं मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इसमें तमाम देशों की 120 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में प्रतियोगियों का स्वभाव, बुद्धिमत्ता, खूबसूरती समेत कई बिंदु शामिल रहे, जिसमें श्वेरी सिंह हर चरण में प्रतिस्पर्धाओं पर भारी पड़ी और आखिर में निर्णायक मंडल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए मिसेस यूनिवर्स के खिताब से उन्हें नवाजा। श्वेरी फैशन में अपना सफर डिजाइनिंग और मॉडलिंग से शुरू किया था, जिससे उन्होंने मिसेस यूनिवर्स मुकाम तक पहुंचाया और इसमें उनके परिवार और दोस्तों ने उनका भरपूर साथ दिया है। उनकी जीत को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी सहयोगी शगुफ्ता के साथ उनकी खास बातचीत। She is graceful, she is powerful and she is absolutely inspiring. यकीन मानिए इस लड़की की कहानी हम सबको इंस्पायर करेगी, क्योंकि कहानी ऐसी है, इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन इसमें है। नाम है इनका श्वेरी सिंह, नोएडा की ये लड़की है। नोएडा से उठकर पूरी दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया है। शी इज़ नाउ मिसेस यूनिवर्स and she's sitting next to me. Congratulations. Thank you so much. And you're looking absolutely divine, so pretty. इतने प्यारे लग रहे हो। शेरी, trust me, आप बहुत सारी महिलाओं के लिए वो कामकाजी महिलाएं जो घर पर बैठकर आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, जिनको आप इंस्पायर कर रही हैं, जो अभी भी यही ड्रीम देखती हैं कि yes we can also do this. जी, we can also do that.
जी। है ना, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती, कर नहीं पाती, लिमिटेशंस बहुत हो जाती हैं, घर वाले मना करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, आप ये नहीं कर पाते, आप वो नहीं कर पाते, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है जो हम ये लिमिटेशंस बनाते हैं वो हम अपने दिमाग में अपने लिए ही बना लेते हैं, बाहर वाले बनाते हैं ऑफ कोर्स, मगर मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम अपने आप को रोकना चाहें रोक सकते हैं। जिस दिन हम अपने आप को वो फ्रीडम और वो अथॉरिटी देना शुरू कर देंगे, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे, आई थिंक कोई रिस्ट्रिक्शन हम पे लगा ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। शेरी टेल मी, फीलिंग क्या थी, थॉट क्या था जब ये क्राउन आपके सर पर आया? What was the first reaction? जब ये सर पे आया तो सांस में सांस आई। That was my first reaction. वाकई में सच्ची में मेरी वीडियो उठा के भी देखेंगे जिसमें जब वो बोल रहे हैं मिसेस इंडिया, तो मैं ऐसे हुई हूँ, फिर मैं आगे बढ़ी हूँ। मतलब उसके बाद मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इतना प्रेशर था, क्योंकि मेरे लिए ये देश के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। एक से एक हद खूबसूरत महिला पूरे वर्ल्ड से आई हुई थी, तो थोड़ा सा लगा तो था कि अरे वाह क्या है, क्या मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला कि खूबसूरती के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो ऐसा कुछ रहा। अच्छा, आपका ही स्टेटमेंट है, मैं वो दोहराती हूँ, दैट दिस विक्ट्री इज़ नॉट जस्ट माइन, it belongs to every woman who has ever dared to dream beyond limits. Right. I wanted to show the world that strength, kindness and resilience define true beauty. Right, of अभी course. भी you stand by of the course, statement. without any doubt. मैंने कि जैसे कहा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप ही खुद अपनी स्ट्रेंथ हो। जिस दिन एक औरत कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई पावर है जो उसको रोक सके। हम बस बहाने अपने दिमाग में कंफर्ट जोन में रहने के लिए बना लेते हैं, मगर जिस दिन हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और मतलब आने की सोच रखते हैं, वो हिम्मत दिखाते हैं, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप एनी वुमन टू अचीव एनीथिंग। हम लोग ये सोच के रह जाते हैं, अरे मैं माँ हूँ, मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, मैं एक बीवी हूँ, लोग क्या कहेंगे, शादी के बाद ये सब क्या शोभा देता है, ये सब चीज़ें, ये हम अपने दिमाग में ज़्यादा पुलाव पका लेते हैं और कहते हैं कि फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स वो ज़रूरत नहीं होती है, वो एक इच्छा होती है। एज अ वुमन, एज अ फीमेल, सॉफ्ट फैक्टर जो हमारा है कि हमें लगता है कि अरे ये मिल जाए तो अच्छा ही है, बाकी औरतों को किसी चीज़ की ऐसा ज़रूरत नहीं है। यंग लड़कियां जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, यंग गर्ल्स, उनके लिए कोई एडवाइस? आई थिंक the biggest advice is that believe in yourself. I think believe in yourself and be fearless. आगे बढ़िए और जो आपके सपने हैं उनको पूरा करिए बिना किसी डर के। और अब बात टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा की, जिनकी एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रोहित ने ये वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इसमें रोहित शर्मा अपने कुछ दोस्तों और खिलाड़ियों के साथ हल्का करंट लगने वाले पेन से प्रैंक करते हुए नजर आए। उनके दोस्त और खिलाड़ियों ने जैसे ही ये पेन खोला तो उन्हें हल्का सा करंट लगा। शुरुआत में रोहित को ये पेन किसी ने दिया था और उनसे ऑटोग्राफ मांगा था। इस पर रोहित कहते हैं कि ऑटोग्राफ दूंगा, लेकिन इस पेन से नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पेन से करंट लगता है। इसी के बाद रोहित ने पेन वाला प्रैंक किया। जयपुर के कारोबारी ने बेटे की खुशी और अपने शौक के चलते अपनी कार के वीआईपी नंबर के लिए 31 लाख रुपए खर्च कर दिए। मेहनत की बदौलत कामयाब बिजनेसमैन बने राहुल तनेजा वीआईपी नंबरों के शौकीन माने जाते हैं और इसलिए इस बार तो वो चारों ओर चर्चा में भी बने हुए हैं। इस लग्जरी कार पर जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं, सिर्फ उस नंबर प्लेट की कीमत इतनी है कि उसमें एक आम इंसान 2 से 3 गाड़ियां खरीद सकता है। जयपुर आरटीओ के हालिया ई ऑक्शन में इस नंबर ने रिकॉर्ड बना दिया है। जयपुर के कारोबारी राहुल तनेजा ने अपने बेटे को उसके बर्थडे पर यह लग्जरी गिफ्ट दिया।
कार लग्जरी थी तो नंबर भी लकी चाहिए था। राहुल तनेजा कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वीआईपी नंबर के लिए 31 लाख रुपए की बोली लगा दी। इतनी मोटी रकम की बोली लगाई थी तो नंबर तो मिलना ही था। हुआ भी वही, पर साथ में राजस्थान के आरटीओ का रिकॉर्ड भी टूट गया और ये नंबर प्लेट राजस्थान की अब तक की सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन प्लेट बन गई है। राहुल तनेजा एक नंबर को खुद के लिए लकी मानते हैं। उनके मोबाइल नंबर से लेकर उनकी हर गाड़ी का नंबर एक ही है, इसलिए बेटे को जब कार गिफ्ट की तो वो भी एक नंबर वाली ही गिफ्ट की। देखिए, जो ये एक नंबर है ये मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता है और ये अट्रैक्शन बाद में शौक बन गया और फिर ये एडिक्शन बन गया और मुझे देखते हुए मेरा बेटा भी इसे पसंद करने लग गया। मैं आज में जीता हूँ, आज मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करने की कोशिश करता हूँ मैं। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, हम सोचते हैं, प्लान्स बनाते हैं, आने वाले टाइम में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता है। पिता से शानदार गिफ्ट पाकर बेटा भी खुश है। बेटे रेहान ने कहा कि नंबर 1 उन्हें हमेशा नंबर 1 बने रहने के लिए प्रेरित करता है। मेरे पापा ने मेरे को 7 साल पहले प्रॉमिस किया था कि जब मैं 18 साल का होऊंगा पापा मेरे को मेरी मनपसंद गाड़ी गिफ्ट करेंगे और आज पापा ने वो गिफ्ट दिया है और साथ ही साथ सबसे महंगा नंबर भी दिया है। हम दोनों को शुरू से 1 का शौक था, मतलब पापा को शुरू से था, मेरे को पापा की तरफ से आ गया। पापा के साथ साथ शुरू से हर जगह 1 का शौक था, हर जगह 1 पे रहने का शौक था। ये नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि हमेशा हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा 1 पे ही रहना है, 2 पे नहीं रहना। राहुल तनेजा कभी ढाबे में वेटर थे, आज अपनी मेहनत के दम पर वो जयपुर के सबसे सफल कारोबारियों में शुमार है। कभी पैसों के लिए मोहताज ये परिवार आज 31 लाख रुपए सिर्फ नंबर प्लेट हासिल करने पर खर्च कर सुर्खियों में है। इनके लिए शौक बड़ी चीज है, पर एक सावधानी की भी जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने नंबर प्लेट पर अपना एक नंबर लिखवाया है वो अवैध है तो चालान का खतरा तो बना रहेगा। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।